शक्ति जिसे लोग भगवान की छाया मानते हैं, ये इतनी रेयर है कि 10,000 बच्चों में से सिर्फ एक को ही ये गिफ्ट मिलता है। मगर हमारा हीरो सिर्फ एक मेज नहीं था, वो एक एंटायर एम्पायर का एम्परर था। लेकिन फिर बिट्रेयल हुआ। उसे पकड़कर एंटी मैजिक शैकल्स में जकड़कर जेल में फेंक दिया गया। इयन को लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसकी मैजिक टीचर आई। उसने एक फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल किया, अपनी जान देकर इयन को टाइम में पीछे भेजने के लिए। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। वो अपनी बॉडी में 10 साल पीछे जाने वाला था, मगर वो पहुंच गया 100 साल पास्ट में, और वो भी एक ऐसे लड़के के शरीर में जो एक नोबल फैमिली का फॉरगॉटन बास्टर्ड था। अब उसे एक बारबेरियन क्लैन को हॉस्टेज बनाकर भेजा जा रहा है। इयन को फिर से रिक्लेम करना है अपना खोया हुआ सिंहासन, यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, नॉलेज ऑफ द फ्यूचर और पावरफुल मैजिक के जरिए। वो उठता है और चारों ओर अनफैमिलियर जगह देखता है। मिरर में जब खुद को देखता है, वो चेहरा बिल्कुल अजनबी है। तभी एक आदमी, जो उसका पिता लगता है, गुस्से से बोलता है, तूने मुझे पब्लिक में शर्मिंदा किया है। एम्परर के सामने बिहेव करना सीख, ताकि इंपीरियल रजिस्ट्रेशन स्मूथली हो पाए। इयन की कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर वो एक इंपीरियल एडिक्ट उसके हाथ में देता है। कहता है, अब तक इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि तू पढ़ना नहीं जानता। इयन उस स्क्रोल को खोलता है और उसकी नज़र डेट पर टिक जाती है। एक शॉक वेव उसके शरीर में दौड़ती है। वो समझ जाता है वो लिटरली 100 साल पास्ट में है। इयन अभी कुछ सोच ही रहा होता है कि उसका स्टेप ब्रदर लेटर छीन लेता है। तुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। इयन कुछ बोल नहीं पाता, और तभी काउंट दुर्गा ब्रॉक बीच में बोलते हैं, कृपया हमारी मेहनत को बर्बाद मत करना। हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर तक को बुलाया है। पीछे खड़ी मेड्स आपस में विस्पर कर रही हैं। बेचारा पहली बार किसी इंपीरियल काम में भाग ले रहा है, लेकिन इयन का माइंड दूसरी ही दिशा में भाग रहा है। ये एम्बलम, ये जगह और मिरर में वो चेहरा, उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ नाम की स्पेस टाइम मैजिक का असर है। डिनर टेबल पर सब शांत बैठे हैं। इयन धीरे धीरे खाना खा रहा है। कैद और भूख ने उसकी एलिगेंस छीन ली है। स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर की निगाहें उस पर गड़ी हैं। तभी गेस्ट मोलन उसकी टेबल मैनर्स की तारीफ करता है। सभी लोग थोड़ा चौंकते हैं। काउंट मुस्कुराकर जवाब देता है, उम्मीद है आप राजधानी जाकर हमारे परिवार की तारीफ करेंगे। मोलन बात को फिलॉसफी की तरफ मोड़ता है। कैपिटल में आजकल दर्शन की बड़ी चर्चा है। वो चेल से पूछता है, तुम्हारा फेवरेट फिलॉसफर कौन है? चेल चुप हो जाता है। इयन समझता है कि यह एक सटल टेस्ट है। वो सीधे जवाब देता है, फिलिन। मोलन थोड़ा हैरान होता है। इयन कहता है, फिलिन के ह्यूमनिज्म आधारित विचार लीडरशिप की फाउंडेशन के लिए आइडियल हैं। अगर आप फिलिन को एक रूलर की नज़र से पढ़ें, इयन कहता है, तो यूल सी कि एक सच्चे मोनार्क को सिर्फ शक्ति नहीं, समझ और एम्पैथी भी चाहिए। मोलन इम्प्रेस्ड दिखता है। इतनी छोटी उम्र में इतनी गहराई। वो सोचने लगता है, क्या इस परिवार की एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है? काउंट मॉडेस्टी से हंसता है, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मोलन रुकता नहीं। ऐसा लगता है इस लड़के से न सिर्फ सम्राट, बल्कि पूर्व के बारबेरियंस तक प्रभावित हो सकते हैं। और तभी इयन को याद आता है, वही हेवनली वॉरियर क्लैन जिनके पास उसे हॉस्टेज के रूप में भेजा जाना है। संपूर्ण साम्राज्य में सिर्फ एक ही जगह है जहां बारबेरियन क्लैंस की जमीन एम्पायर से मिलती है, और वो है ब्रॉक टेरिटोरी। इयन को सब याद आने लगता है, कैसे पहले भी इसी परिवार ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और उस समझौते का हिस्सा बना था एक बच्चा जिसे हॉस्टेज के रूप में भेजा गया था। वो बच्चा कोई और नहीं, खुद इयन था। एक ऐसा नाजायज बेटा जिसे बस सौदे के लिए इस परिवार में शामिल किया गया था। उसी समय काउंट उसकी ओर मुड़ता है और कहता है, तुम हमारे शांति के प्रतीक हो। उम्मीद है तुम इस जिम्मेदारी को समझोगे। इयन मुस्कुराता है और शांत स्वर में सहमति जताता है। लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है, चेल का धैर्य टूट जाता है। अचानक वो इयन पर बरस पड़ता है, तू खुद को बड़ा कौन समझता है, बस इसलिए कि अब इस परिवार का हिस्सा बन गया? इयन भी शांत नहीं रहता। वो याद दिलाता है, अगर मुझे नहीं लाया गया होता तो आज हॉस्टेज बनकर तुम जा रहे होते। ये बात सीधा दिल पर लगती है। चेल पास रखा गुलदान उठाकर फेंक देता है। एक नुकीला टुकड़ा इयन के गाल को चीर जाता है। लेकिन चेल यही नहीं रुकता। वो इयन को गार्बेज कहता है, उस पर चिल्लाता है, उसकी माँ तक को गालियां देता है। अब इयन की सहन शक्ति भी जवाब दे देती है। उसके भीतर की मैजिक खुद ब खुद जाग उठती है, अनियंत्रित, कच्ची और खतरनाक। चेल पीछे हट जाता है, डरा हुआ। इयन ठंडी आवाज में चेतावनी देता है, उम्र हर गलती को माफ नहीं करती। अगर जुबान चलती रही तो तुम सिर्फ अपना घमंड ही नहीं, और भी बहुत कुछ खो दोगे। चेल कांपते हुए चुप हो जाता है। तभी दरवाजा खुलता है। मोलेन अंदर आता है, लेकिन इयन की मैजिक की झलक देखकर वो कुछ क्षण के लिए वहीं ठिठक जाता है। उसके पीछे काउंट और उसकी पत्नी आते हैं। मोलन के एक्सप्रेशन देखकर वो सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। काउंट गुस्से में पूछता है, क्या हुआ यहाँ? चेल कुछ बुदबुदाता है, अब भी डरा हुआ। इयन उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अगली बार वेस्ट से बचकर रहना। चलो उठो। काउंट एक दासी है ना,
को बुलाता है और आदेश देता है, इसे इसके कमरे में ले जाओ। इयन बाहर निकलता है। पीछे से काउंट चेल को डांटता है, तुम्हारी लापरवाही ने सबके सामने हमारी छवि बिगाड़ी। वहीं मोलन इयन को एक अजीब अनरीडेबल नजर से देखता है। हैना इयन को एक छोटे सादे से कमरे तक ले जाती है। कमरे में पहुंचते ही वो पूछती है, क्या आपने अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिखी? इयन चौंकता है। क्या? वो बताती है, आप रोज रोते थे और गिड़गिड़ाते थे कि बाहर नहीं जा सकते, पर कम से कम माँ को एक चिट्ठी भेजने दें। अब इयन समझता है, ये लड़का जिसका शरीर अब उसका है, उसे जैसे एक कैदी की तरह रखा गया था। वो शांत स्वर में कहता है, अब मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन हैना अचानक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, कृपया खाना छोड़ दीजिए, मेरे छोटे भाई बहन भूखे हैं, उन्हें वही मिलता है जो आप नहीं खाते। इयन कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर मैं मदद मांगूं तो मुझसे मुंह मत मोड़ना। हैना बिना हिचक के सिर हिलाती है, मैं वादा करती हूँ। वो धन्यवाद कहकर चली जाती है। अब कमरे में अकेला इयन पहली बार आराम से सांस लेता है। वो थक चुका है। स्पेस टाइम मैजिक को उसे उस पल पर लौटाना था जहां स्पेल डाला गया था, पर वो न सिर्फ बहुत पीछे आ गया, बल्कि किसी और शरीर में फंस गया है। वो जानता है, उसे जवाब चाहिए और उसके पास सिर्फ एक सुराग है, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, जो इंपीरियल पैलेस में है। किसी भी हाल में उसे वहां पहुंचना है। वो डिसाइड करता है, क्यों ना मैजिक को टेस्ट किया जाए। क्या ये शरीर भी वैसा ही है जैसा उसका था? वो मंत्र बोलता है और वो काम करता है। लेकिन जो चीज और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, ये शरीर नेचुरली मैजिक का उपयोग कर सकता है और उस पर इस लड़के का नाम भी इयन ही है। कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। हैना ने उसका खाना ला दिया है। वो कहता है, दरवाजे पर ही छोड़ दो। हैना चली जाती है। इयन बाहर आकर थाली उठाता है और तुरंत देखता है एक हिस्सा गायब है। वो मुस्कुराता है, हैना ने अपनी फीस रख ली है, लेकिन जो बचा है वो बहुत ही कम है। उसे याद आता है, दोपहर में गूला नामक पौधा सर्व नहीं किया गया था। गूला एक पौधा जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है और बेरियल एम्पायर की स्टेपल डाइट बन चुका है। पहले लोग इससे डरते थे, इसके बीज जहरीले थे, लेकिन जैसे ही इसकी सही प्रिपरेशन पद्धति खोजी गई, आधा साम्राज्य भूख से मरने से बच गया। इयन जानता है, ये डिस्कवरी अभी 50 साल दूर है। वो सोचने लगता है, अगर वो ये ज्ञान पहले बांट दे, तो शायद वो भविष्य में आने वाले अकालों को रोक सके। शायद ये उसका एक छोटा पर मीनिंगफुल कदम होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे साम्राज्य के लिए। थोड़ी ही देर बाद उसे काउंट के ऑफिस में बुलाया गया। वहां काउंट ने बताया कि कुछ ही दिनों में एक खास बैंक्वेट होने वाला है, जिसमें सेंट्रल रीजन से कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आने वाले हैं। हमारा बॉय वादा करता है कि वो अच्छे से बिहेव करेगा और फैमिली के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा। काउंट फिर एक पाउच उसकी तरफ फेंकता है, जो कॉइन्स से भरा होता है। वो कहता है कि ये उसकी माँ ने भेजा है, साथ में एक लेटर भी। चूंकि एमसी पढ़ नहीं सकता, काउंट कहता है कि अपने ट्यूटर से पढ़वा लेना। काउंट ये भी वादा करता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे ट्रेनिंग पर जाने से पहले अपनी माँ से मिलने का मौका मिल सकता है। सर्वेंट वापस आता है और काउंट को बुलाता है, जो फिर बाहर चला जाता है। अकेला बचा हमारा हीरो कमरे को देखता है और उस लड़के के लिए थोड़ा सा दुख महसूस करता है जिसके शरीर में वो अब है। तभी उसकी नज़र डेस्क पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है। वो उन्हें उठाकर पढ़ना शुरू करता है। एक पेपर में दूसरे अकाउंट बुक का जिक्र होता है। तभी उसे समझ में आता है कि काउंट सीक्रेटली टैक्सेस का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के बजाय खुद रख रहा है। शायद यही वजह है कि मोलेन इतनी दूर कैपिटल से यहाँ आया है। तभी काउंट लौट आता है। हमारा बॉय एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, सोचता है कि अब पकड़ा जाएगा, लेकिन अचानक लाइट चली जाती है। उसकी मैजिक अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। सर्वेंट, जो काउंट के साथ लौटा है, मान लेता है कि लाइट खराब हो गई है और मोमबत्ती जलाने जाता है। जलाते वक्त वो कुछ चीजों से टकरा जाता है और उसके हाथ से सारे पेपर्स गिर जाते हैं। काउंट उसे डांटता है और पेपर्स उठाने को कहता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कमरे में कोई और भी है। वो पर्दा खोलता है और एमसी को कॉइन पाउच के साथ खड़ा देखता है। काउंट पूछता है कि वो इतनी देर से वहां कर क्या रहा है। एमसी सिंपली कहता है कि उसने तो जाने को नहीं कहा था। काउंट फिर बताता है कि हेवनली वॉरियर ट्राइब ने उसकी सिग्नेचर वाली एक लेटर मांगी है। वो चाहता है कि अब से एमसी उन्हें समय समय पर लेटर भेजे, क्योंकि उन्हें हैंडल करना काफी ट्रबलसम होता है। वो कहता है कि कंटेंट ट्यूटर तैयार करेगा, उसे सिर्फ कॉपी करना होगा। इसके बाद एमसी को डिसमिस कर दिया जाता है। बाहर जाते समय उसके दिमाग में एक बात घूमती रहती है, अगर लड़का पढ़ नहीं सकता था तो उसकी माँ ने इतना एक्सपेंसिव पेपर वाला लेटर क्यों भेजा। लेटर में माँ लिखती है कि वो काउंट की वजह से ठीक हैं। वो उसकी सेहत का हाल पूछती हैं, चेल से अच्छा व्यवहार करने को कहती हैं और उसे फ्रेंड बनाने की कोशिश करने को कहती हैं। अंत में एक रिक्वेस्ट भी है, जिसे पढ़कर एमसी को पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब वो ठान लेता है कि इस रहस्य की गहराई तक